पहला यानी कि अब जो शुरू किया जा रहा है वह एविडेंस का भाग 3। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सबसे बड़ा भाग कौन है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आपका बैरक पर। तो सबसे बड़ा भाग जो है वह भाग 3 है। तो फिर एक बार याद रखिए, बिहार में भी पूछा गया था कि एविडेंस एक्ट को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3 भाग है। उस भाग के आप पार्ट के अंदर आपका चैप्टर दिए गए हैं। तो कुल अध्याय भी याद रखिएगा, अध्याय कुल 11 है। और इन अध्यायों में आपका 167 सेक्शन है, यानी कि 3 भाग, आपका 11 अध्याय, और आपका कह सकते हैं कि 167 धाराएं। ये पूछा गया था बिहार में। सबसे बड़ा जो भाग है वह भाग 3 है। तो एक बार क्वेश्चन आपका प्री में आया था कि भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है। तो 101 से लेकर 167 एक बार क्वेश्चन ये आया है कि पार्ट 3 में किसका प्रावधान है। तो आपका साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव, भाई गलत ना हो, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि पार्ट 3 में किसका प्रावधान किया गया है। तो साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका इफेक्ट या प्रभाव। तो आइए भाग 3 का अब अध्याय हम शुरू करते हैं। और अध्याय इसमें जो दिया गया है 7 से लेकर 11 तक। तो पहला अध्याय हम शुरू करते हैं 7 आपका। 7 आपका जो है सबूत के भार के विषय में, ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ। यहाँ जो आपका 2-3 बातें शुरुआती दौर में ध्यान देने योग्य है। सबूत और भार। सबूत यानी कि प्रूफ, प्रूफ यानी कि प्रमाण, और भार का मतलब होता है दायित्व। अर्थात किस पक्षकार पर यह दायित्व होगा कि वह न्यायालय को प्रमाण दे। यानी कि इस बात का उल्लेख आपका अध्याय 7 में किया गया है। और सेक्शन याद रखिएगा आपका कह सकते हैं 101 से लेकर 114 ए तक। फिर एक बार देखिए, यानी कि आपका साक्ष्य का पेश किया जाना। हाँ, ये सबूत के भार का मतलब पहले समझ लीजिए। सबूत यानी कि प्रमाण, और भार का मतलब दायित्व। अर्थात किस पक्षकार पर यह लाइबिलिटी होगी, यह जिम्मेदारी होगी कि वह न्यायालय को प्रमाण दे या न्यायालय में कोई बात साबित करे, सिद्ध करे, प्रमाणित करे। इसके लिए जो नियम दिए गए हैं वह से अध्याय 7 में दिए गए हैं, 101 से लेकर 114 ए तक। अब आइए मामला पहले बना लिया जाए, फिर अगला क्वेश्चन बनता है जो उस पर गौर करिए। देखिए सिविल मामलों में क्या होता है। सिविल मामलों में वादी वाद दायर करता है किसके खिलाफ, प्रतिवादी। और आपका क्रिमिनल मामलों में एक पक्षकार अभियोजन होता है या परिवादी कहिए होता है, और जो दूसरा पक्षकार मुलजिम होता है। मुलजिम यानी कि अभियुक्त, मुलजिम यानी कि क्या हुआ, अभियुक्त। तो अब क्वेश्चन का मॉडल भी ज़्यादा हमें चलते रहना है। सिविल मामलों में सामान्यतः आपका सबूत का भार किस पर होता है, वादी पर, जनरली। और अगर यही बात आपका पूछा जा चुका है क्रिमिनल मामलों में कि आपराधिक मामलों में सबूत का भार किस पर होता है, ये क्वेश्चन कई बार आया। तो प्रोसिक्यूशन पर होता है, यानी कि अभियोजन पर होता है। ऑप्शन जैसे देगा अभियोजन पर, अभियुक्त पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका दोनों नहीं मारना है शुरुआती दौर में, आपका क्या मारना है, अभियोजन। सिविल मामलों में और क्रिमिनल मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि प्रमाणित करने के दायित्व के सिद्धांतों में
अंतर होते हुए भी स्टीफेन ने जब एविडेंस बनाया तो चाहे मामला सिविल हो या क्रिमिनल हो, दोनों के लिए मैं बता दूं एक जैसा ही नियम बनाया गया। लेकिन इस अधिनियम की, इस आपका चैप्टर की, यानी कि अध्याय 7 की दो धाराएं ऐसी हैं जो केवल और केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होती है। ये बिहार में इस बार क्वेश्चन बना था कि आपका एविडेंस की धारा 105 किस में लागू होगी, सिविल या दीवानी मामलों में कि क्रिमिनल मामलों में कि दोनों में। तो 105 केवल और केवल क्रिमिनल में लागू होती है। एक और सेक्शन है 111 ए, यानी कि इस चैप्टर की दो धाराएं फिर याद रखे पूछा गया था बिहार में, 105 और 111 ए। ये दो धाराएं सिविल में लागू नहीं होती, केवल और केवल क्रिमिनल में, यानी कि आपराधिक मामलों में। और जितनी भी धाराएं बच रही हैं मैं बता दूं, ये समान रूप से सिविल में भी काम करेगी, यानी कि दीवानी मामलों में भी और आपराधिक में। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, आपका चूंकि बिहार ने पूछा भी था 105 पे। अब आइए आपका देखा जाए, अब एक चार्ट हमें बना लेना है सबूत के भार के बारे में और तब आगे बढ़ना है। देखिए आपका सबूत के भार के बारे में जो प्रावधान है 101 से लेकर 114 ए तक, इसको पहले दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका जनरल रूल, यानी कि पूछ सकता है नया क्वेश्चन कि सबूत के भार के बारे में सामान्य किस सेक्शन से किस सेक्शन तक और अपवाद कहाँ से कहाँ तक, ये दूसरा मॉडल बनता है। तो सामान्य नियम 101 से 105 मारेंगे और अपवाद 106 से लेकर 114 ए। अगर पूछ ले फिर आपका देखिए ऐसा क्वेश्चन आपका आ चुका है, आपका सीआरपीसी में भी आया है, आपका 177 से बिहार ने बनाया था कि जांच और विचारण का मामूली स्थान कहाँ दिया गया है, सामान्य नियम कहाँ दिया गया है। तो 177 में जांच या विचारण किस स्थान के न्यायालय द्वारा जनरली किया जाएगा, जहां अपराध हुआ है लेकिन वह भी विधि का पूर्ण नियम नहीं है, उसका भी अपवाद है। तो प्रमाणित करने के दायित्व के बारे में आपका जो जनरल रूल है याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन पर गौर करिए, एविडेंस ऐसा है कि आप सही ज़्यादा कर ले जाएंगे, 15 में आप 13-14 क्वेश्चन तक कवर कर ले जाएंगे। ये मैं बता दूं, सीपीसी और जूरिस्प्रूडेंस में ही दिक्कत होगी, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में भी दिक्कत होगी, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन आएंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण ला में। वह ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 3 लाख आप किताब पढ़िए कोई भी पत्रिका, 3 या 4 क्वेश्चन से अधिक आपको किसी भी पत्रिका में नहीं मिलेगा। आपका इतिहास जाकर देखिए, वो मिलता नहीं जल्दी। तो जहाँ से आप नहीं कर सकते वह आप कह सकते हैं कि वो तो मान के चलिए कि वहाँ से आपको नहीं आएगा 2-4 क्वेश्चन, लेकिन जहाँ से आप सही कर सकते हैं कम से कम उसको अच्छे से पढ़िए। तो सामान्य नियम कहाँ से कहाँ तक, 101 से 105, और अपवाद या विरोधी नियम कहाँ से 106 से लेकर आपका 114 है। अब इसमें जो देखा जाता है कि 101 का जो स्पेशल अपवाद है वह 106 है, यानी कि 106 आपका पूछा जाता है कि विशेष रूप से किसका अपवाद है, 101 का अपवाद है। और अन्य जो ये 100 कहाँ से कहाँ तक अब बचा, 107 से लेकर 114 ए तक में ये किसके अपवाद है, पूरे के। तो आखिर 107 से लेकर 114 ए में दिया क्या गया है, प्रिजम्पशन दिया गया है, अनुमान दिया गया है। तो मैंने आपका अगर दस्तावेज संबंधी अनुमान पूछे उपधारणा,
तो मैं बता चुका हूँ 79 से लेकर 90A तक। और अन्य जो अनुमान हैं वह दिए गए हैं शुद्ध रूप से 107 से लेकर 114A तक। तो अनुमान मैं बताया था, या तो मैं प्रिज्यूम रहेगा, या सेल प्रिज्यूम, या कंक्लूसिव प्रूफ। में प्रिज्यूम रहेगा तो न्यायालय अनुमान कर भी सकता है, नहीं भी। सेल लेकिन कर भी लेता है तो खंडनीय होगा। सेल प्रिज्यूम रहेगा तो ये भी अनुमान करने के लिए न्यायालय बाध्य होगा, लेकिन ये भी खंडनीय। लेकिन अगर कहीं आ जाए कंक्लूसिव प्रूफ, जो पिछली बार 2018 में आया था, तो किन किन धाराओं में अकाट्य तर्क, निर्विवाद प्रमाण, निश्चायक सबूत, तो तीन धारा रट कर जाइए, रिपीट करता है, 41, 112, 113। तो अनुमान के बारे में अब आइए 101 शुरू कर दिया जाए। 101 में आपका सिद्धांत भी पूछा जाता है, मैक्सिम भी पूछी जाती हैं, थोड़ा सिद्धांत से भी आपका कवर करना है। देखिए आपका 101 क्या कहती हैं। पहले नियम देखा जाए। फैक्टा प्रोबाइंडी, यानी कि 101 में जो सिद्धांत है वह आपका है फैक्टा प्रोबाइंडी। फैक्टा प्रोबाइंडी का मतलब ये हुआ कि किसी तथ्य को स्थापित करने का भार, किसी तथ्य के बारे में प्रारंभिक भार, शुरुआती दौर में भार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चाहता है न्यायालय से कि हजूर बी ने चोरी की है, बी को चोरी के लिए दंडित किया जाए, तो कम से कम अपना मुकदमा स्टैंड कराने के लिए उसका मुकदमा न्यायालय में स्वीकार हो, कम से कम कुछ तो साक्ष्य दे कि हाँ हजूर ए के खिलाफ कुछ साक्ष्य है, और माने बी के खिलाफ, और ये चोरी बी ने ही की है। यानी कि इसको हम कहते हैं फैक्टा फैक्टो प्रोबाइंडी। फैक्टो प्रोबाइंडी का मतलब ये हुआ कि तथ्य को स्थापित करने का भार, यानी कि शुरुआती दौर में न्यायालय को ये विश्वास दिलाने का भार, या जिम्मेदारी लाइबिलिटी, कि जो कुछ हम मांगने आए हैं उसमें कुछ न कुछ दम है। जैसे कि यहाँ भी आपका नया कोई लड़का आता है और ट्रायल लेने आता है, तो पहले वो ये देखता है कि क्या सर में कुछ दम है कि पढ़ा सकते हैं अच्छा। जो 2-4 दिन उसे लगता है कि दम है, तब एडमिशन लेता है। सेम उसी नज़रिए से देखिए कि जब आप मुकदमा किए हैं तो कम से कम अपने मुकदमे को क्या करिए, स्टैंड तो करिए, तो मुकदमा चले आगे। ये जो इस बारे में सबूत का जो भार है वह 101 में दिया गया है। ये प्रारंभिक भार है, ये कभी नहीं बदलता। ये भी पूछा है कब बदलता है, कभी नहीं बदलता। ये एक विधायी सूत्र है, ये बदलता नहीं है। लेकिन इसका केवल एक एक्सेप्शन है, पूछा जाता है, एक दशा में बदल जाता है, 106। 106 किसका, अब एक पॉइंट याद रखिए, किसका विशेष अपवाद है, 101 का। अब आपका तो सबूत का प्रारंभिक भार सिविल मामलों में किस पर होता है कि मुकदमा स्थापित करिए, वादी पर, और क्रिमिनल मामलों में प्रतिवादी पर। जैसे कि ये चाहता है कि न्यायालय बी को चोरी के लिए सजा दे, तो कम से कम ए को शुरुआती दौर में इतना तो ये दिखाए कि हाँ बी के खिलाफ कुछ न कुछ चोरी के क्या है साथ, तभी तो अभियुक्त से कहा जाएगा कि तुम अपना बचाव करो। अगर बी अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा तो अभियुक्त बाइज्जत बरी हो जाएगा। यानी किसी को हम कहते हैं मामले को स्थापित करने का दायित्व। ये मैक्सिम याद रखिएगा, ये कभी बदलता नहीं है। याद रखिए, एक ही जगह पर बदलेगा, कौन सी जगह पर, 106। अभी हम तुरंत 101 के बाद बताएंगे, पहले दिमाग में बैठाइए। ये प्रारंभिक भार हैं, ये स्थिर रहता है, गतिमान नहीं रहता, ये सामान्यतः शिफ्ट नहीं होता। ये किस पर होता है,
तो सिविल मामला है तो रट कर जाइए किस पर, वादी पर, और क्रिमिनल मामला है तो प्रतिवादी। थोड़ा सीपीसी पढ़ रहे हैं, सीपीसी में बताइए, सामान्यतः मुकदमे का आरंभ करने या अपनी बातों को शुरुआती दौर में कौन रखेगा, वादी की प्रतिवादी? वादी। 101 आ जाइए, कम से कम वादी न्यायालय को विश्वास तो दिलाए कि जो हम सिविल मामला दायर किए हैं उसमें कुछ न कुछ दम है, अतः आप हमारा सिविल मामला क्या करिए स्वीकार, और नहीं कोई दम है तो न्यायालय क्या कर देगा, खारिज। तो अब 101 आ जाइए, आपका बेयर एक्ट की भाषा आसान आसान है, बस ये है कि भाई जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा कठिन है ही, लेकिन एक बार जो पढ़ चुका है उसके लिए थोड़ा आसान ही है। देखिए अब आपका 101 देखिए, जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व, अस्तित्व माने मौजूद होने, पर निर्भर हैं जिन्हें वह प्रख्यात करता है, जिनको वह स्वीकार करता है, प्रख्यात मतलब स्वीकार, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। यानी कि इसका मतलब आपका एक उदाहरण देखा जाए, आपका 101 का, कि अगर ए न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय बी को चोरी के जुर्म में दंडित करे, तो 101 केवल और केवल ये बताती है कि न्यायालय अपने माने न्यायालय आपका, न्यायालय से ये चाहता है कि न्यायालय किसी लीगल राइट या लाइबिलिटी के बारे में जजमेंट दे दे जो उन बातों पर आधारित हैं, उन बातों पर निर्भर करता है जिन बातों को कौन कहता है, ए। तो उन बातों को साबित करने का भार कि हजूर ये बातें अस्तित्व में हैं, ये तथ्य अस्तित्व में हैं, यह किस पर होगा, ए पर। यानी कि जो न्यायालय से क्या करता है, अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय की क्या करता है, मांग। ये दायित्व सामान्यतः बदलता नहीं, सिविल मामलों में वादी पर, और चूंकि 101 क्रिमिनल में भी लागू होगी, तो किस पर क्रिमिनल में होता है, अभियोजन पर। अब उदाहरण देखिए आपका, इसको लीगल भाषा में कहते हैं तथ्य को स्थापित करने का भार, घटना को स्थापित करने का भार, सबूत का प्रारंभिक भार भी इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा फैक्टो प्रोबाइंडी कहते हैं। अब उदाहरण देखिए आपका, कौन न्यायालय से, उदाहरण जरूर याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है इधर, प्री के लिए सब इधर 101 से भंडार चलेंगे, प्री के लिए ये सब भंडार वाली है आपका, बहुत ज़्यादा इस समय क्वेश्चन बन रहा है इधर से, सतर्क रहना। एक एक सेक्शन से मैं बता दूं, कौन न्यायालय से चाहता है कि वह ख को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया, तो इसी उदाहरण पर क ख बना लीजिए। ये न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय बी को चोरी के लिए दंडित करे, तो ऐसी कंडीशन में आपका बी ने चोरी किया है, इस बारे में सबूत का प्रारंभिक भार किस पर होगा, जो चाहता है। तो कौन चाहता है, ए, तो सबूत का भार यहाँ किस पर हो गया, ए पर। प्रमाण कौन देगा, ए। अभियुक्त को नहीं देना है, अभियुक्त को मौनी बाबा की तरह क्या रहना है, मौन रहना है। तो आपका 101 समाप्त हो गई। अब 102 आ जाइए। 102 देखिए आपका शब्द को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बता दूं इंग्लिश वर्जन भी एक बार देखिए आपका, अगर आपका बर्डन ऑफ प्रूफ केवल लिखे, सतर्क रहिए, पूछा जा चुका है 2-3 बार, लोग गलत करके आते हैं। अगर केवल ये दे कि बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि सबूत का भार ये किस धारा में है, तो 101 मार्कर आइए। लेकिन हल्का सा चेंज कर दे आपका, ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, यानी कि सबूत का भार किस पर होता है दे दे,
तब 101 नहीं मारना है, 102। फिर हम बता रहे हैं दोबारा, कई नए लड़के भी गलत करके आ जाते हैं। फिर एक बार इसको देखिए, अगर ये दे कि सबूत का भार, तो 101 मारिए। सबूत का भार किस पर होता है, किस पर लाई करता है, किस पर होता है आ जाए तो 101 नहीं, कौन सी धारा मारनी है, 102। 102 जो सबूत का भार है, इसे हम कहते हैं साबित करने का भार, प्रूफ करने का भार। तो दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, इसको कहा क्या जाता है, माने साबित करने का भार, यानी कि ओनस प्रोबाइंडी। इंग्लिश वर्जन भी याद रखिए, क्या कहा जाता है, ओनस प्रोबाइंडी, सब साबित करने का भार। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये जो 102 में साबित करने का भार दिया गया है, ये तब अप्लाई होता है जब दोनों पक्षकार अपने न्यायालय के सामने आ जाते हैं और अपनी अपनी बातों को रखना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि जब वादी अपनी बातों को 101 में स्थापित कर दिया, तो प्रतिवादी के नाम समन निकला। प्रतिवादी अपना लिखित कथन या डब्ल्यूएस या जवाब दाखिल किया, और जब दोनों पक्षकार न्यायालय में आ गए, दोनों पक्षकारों का साक्ष्य लेना न्यायालय ने प्रारंभ कर दिया, तो ऐसी दशा में इसको ओनस प्रोबांडी कहते हैं। और इसमें जो साबित करने का भार है, सबूत का भार है, वो सदैव बदलता रहता है, लगातार बदलता रहता है। तो किसमें कभी नहीं बदलता था, 121 में लगातार बदलता है। तो अब आइए एक उदाहरण, तब बैरक शुरू किया जाए। पहले उदाहरण बना लिया जाए आपका। मान लीजिए ए वादी है और बी प्रतिवादी है। तो ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया, तो 101 कहती हैं कि कम से कम ए न्यायालय को शुरुआती दौर में ये तो विश्वास दिला दे कि हमारा मामला सही है, चलने लायक। तो मामला स्थापित ने कर दिया, तो बी को क्या जारी हुआ, आदेश 5 सीपीसी के तहत समन। भाई समन जारी हुआ, बी आ गया कोर्ट में, तो अब ए भी आ गया, और कौन आ गया, बी। तो जैसे ही दोनों पक्षकार आ गए, तो दोनों पक्षकार जब अपना अपना एविडेंस प्रस्तुत करना क्या कर देते हैं प्रारंभ, तो 101 छोड़ दीजिए, कौन आ जाएगी धारा, 102 आ जाएगी। अब एक आपका तराजू बना लेना चाहिए, तराजू का पलड़ा। ए ने साक्ष्य दिया, थोड़ा पलड़ा झुक गया। अब इस स्टेज में आप लोग बताइए कि जो ये मैं स्टेज बताया हूँ तराजू के पलड़े के, अब नियम ये है कि अब यहाँ ये देखा जाएगा कि अगर दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार ने एविडेंस नहीं दिया, तो कौन असफल हो जाएगा, कौन विफल हो जाएगा, उसी पर सबूत का भार होगा, साबित करने का 102 वाला भार होगा, ओनस प्रोबांडी होगी। तो बताइए किसका पलड़ा इस उदाहरण में भारी हो गया है, ए का, और किसका हल्का है। तो अगर इस स्टेज पर साक्ष्य न आए तो कौन सफल होगा, कौन विफल, ए सफल होगा और बी असफल। तो किस पर अब सबूत का भार है, क्यों लाए, बी पर। यानी कि जो पक्षकार क्या हो जाएगा, असफल। यही एक याद रखना है, किस पर सबूत का भार होगा, तो असफल इसमें कौन होगा, बी। अब बी से कहा जाएगा साक्ष्य लाओ, ये भी थोड़ा साक्ष्य दे दिया। अब इस स्टेज पर देखा जाएगा, बताइए कौन असफल हो जाएगा, ए। तो सबूत का भार किस पर है, ए पर। तो हमेशा बदल रहा है कि नहीं, तो लगातार बदलता है कि नहीं आपका, तो 101 वाला बदलता है कि 102 वाला, 102 वाला। सबूत का भार नहीं ये कहा जाता, साबित करने का भार। अब बेरक देख लीजिए, बचा है क्या भाई, सब कुछ तो बता ही दिया गया, फिर भी एक बार बेरक बताया जाए, दृष्टांत बताया जाए। किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है
जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए। तो जो ये आपका असफल हो जाएगा, अभी हमने उदाहरण बताकर बताया, यही बार बार पूछा जाता है। 102 के तहत सबूत का भार किस पर होगा, जो क्या हो जाएगा, असफल। अब देखिए आपका दृष्टांत पहला पूछा जाता है ज्यादातर। देखिए आपका ख पर उस भूमि के लिए क वाद लाता है जो ख के कब्जे में है, और जिसके बारे में क प्राख्यान करता है कि वह ख के पिता ग की विल द्वारा क के लिए दी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि बी एक जमीन पर कब्जा रखा है। ये कहता है कि इसका कब्जा हमें न्यायालय दिलवाए, क्योंकि यह जो जमीन है ख के पिता ने, बी के पिता ने हमें वसीयत लिखी थी। तो अब ऐसी दशा में अगर दोनों तरफ से कोई साक्ष्य न आए तो ख अपना कब्जा बनाए रखने का क्या होगा, हकदार। एक को साबित करना पड़ेगा वसीयत, और ये दिखानी पड़ेगी कि हाँ हमें वसीयत मिली है। हम ख के पिता ने, बी के पिता ने हमारे फेवर में क्या लिखी है, वसीयत। और नहीं साबित कर पाता तो भी अपना कब्जा बनाए रखने का हकदार होगा। तो आपका इसका मतलब ये हुआ। अब 103 आइए। 103 से भी आपका क्वेश्चन बनता है और 103 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। यानी कि अगर स्पेसिफिक फैक्ट, एक एक लाइन याद रखिए, अगर आपका पर्टिकुलर फैक्ट आए या स्पेसिफिक फैक्ट आए या विशिष्ट तथ्य आए तो 103 मारिएगा, और इसी में एक शब्द जोड़ेगा। विशेषतः ज्ञात तथ्य आए तो 106। पहला गलती ये होती है, फिर एक बार हम दोबारा बता रहे हैं। अगर विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार देता है तो आपको मारना है 103, और विशेषतः ज्ञात तथ्य के बारे में सबूत का भार पूछा जाता है तब मारना है आपको, कह सकते हैं 106। पहले दो विशिष्ट तथ्य और विशेषतः ज्ञात तथ्य में थोड़ा पहले अंतर समझिए। विशेषतः ज्ञात तथ्य का मतलब 106 में ये हुआ कि केवल और केवल वही व्यक्ति जान सकता है कि घटना कैसे घटी। तो आपका 106। और विशिष्ट तथ्य का मतलब ये हुआ 103 में कि कुछ विशेष तथ्य हैं, कुछ विशेष बातें हैं। तो जो व्यक्ति न्यायालय से ये चाहता है कि न्यायालय इन विशेष बातों में क्या करे, विश्वास करे, सबूत का भार किस पर होगा, उसी पर। तो पहले तो दो तीन विशेष बातें देखिए, पूछा भी गया था, पूछा भी जाता है लगातार। बेरेक न देखिए, पहले तीन चार पर्टिकुलर फैक्ट देखिए और बताइए कि किस पर सबूत का भार होगा। अब ये न्यायालय में ये कहता है कि हजूर बी ने आपका हमारे सामने अपना अपराध स्वीकार किया था। यह एक पर्टिकुलर फैक्ट है, विशिष्ट तथ्य है। अतः सबूत का भार ए पर होगा कि वह साबित करे कि अभियुक्त ने हमारे सामने आपका संस्वीकृति की थी, क्योंकि ये चाहता है कि न्यायालय इस विशिष्ट तथ्य में क्या करे, विश्वास। तो जो चाहता है वो दे सबूत, और जो चाहता है कि न्यायालय विश्वास करे, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, उसी पर। दूसरा उदाहरण एक पूछा जाता है, पूछ सकता है आपका और वह आपका समस्या भी बनाकर पूछा जाता है। फिर एक बार वो समस्या देखिए कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और सुबह से शाम तक मैं गाय चराते रहता हूँ वन में, तो कहाँ से मैं माखन खा लूँगा। तो इसमें कौन कौन सी धाराएं लागू होंगी। तो आईपीसी से पहले जोड़िएगा, आईपीसी में चोरी का अपराध,
माखन चूंकि चल संपत्ति है, घर से आपका माखन जिसके कब्जे में है उसकी सम्मत के बिना हटाया गया है। अतः ऐसी दशा में ये जो अपराध है आपका चोरी का, घर में चोरी, तो 378 में चोरी, 379 में घर के बाहर, और घर में 380, लिपिक द्वारा 381 और हथियार के साथ यानी कि 382। 382 खूब पूछा जाता है कि मृत या उपहत की तैयारी के पश्चात चोरी, तो 382 एकदम लूट के क्या है करीब, ये याद करके जाइएगा धारा है, मैं 5 धारा बता दिया। दूसरा ये है कि अभियुक्त आपका विशिष्ट तथ्य का बचाव ले रहा है, प्ली ऑफ एलिबाई का, कि प्ली ऑफ एलिबाई का बचाव का मतलब कि सेक्शन 11 का बचाव ले रहा है, अन्यत्र होने के अभिभाग का, अर्थात जिस समय और जिस स्थान पर घटना घटित हुई मैं उस समय और उस स्थान से इतना दूर था कि मेरे द्वारा घटना का किया जाना एक असंगत बात है या पूरी संभावना है कि मैंने ये घटना नहीं की। तो अपनी बातों को वह 5 से 55 तक में कहाँ सेट कर दिया, आपका कह सकते हैं कि 11 में। और 5 बजे वाला समय क्यों छोड़ दिया जाए भाई, 5 बजे माखन चोरी का आरोप है, 5 बजे मैं वन में था तो समय निर्धारित हो गया, तो धारा 9 में आपका धारा 9 भी आ जाएगी। 5 बज के 5 मिनट और 5 सेकेंड और 5 पल पर मैं कहाँ था, गाय के पीछे था, चरा रहा था, तो माखन कहाँ से चोरी मैं कर लूँगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका कह सकते हैं सेक्शन 9 जो बातें घटना का समय का क्या करती हैं निर्धारण। अब 103 तुरंत जोड़ना है, क्योंकि प्ली ऑफ एलिबी यानी कि अन्यत्र होने का जो कथन है अभियुक्त कर रहा है, जो माखन जिस पर चोरी का आरोप है, वह ये कहता है कि न्यायालय ये विश्वास करे कि हजूर मैं उस समय बहुत घटनास्थल से दूर था। यह एक पर्टिकुलर फैक्ट है, विशिष्ट तथ्य है, और धारा 103 के तहत उस व्यक्ति द्वारा साबित किया जाएगा जो न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि घटना स्थल से मैं दूर था, यानी कि अभियुक्त ही साबित करना पड़ेगा अभियुक्त को कि मैं घटना स्थल से क्या था, दूर। जैसे कि और भी उदाहरण है लेकिन अब बेरेक देखने के बाद, लेकिन 2 याद रखिए, स्वीकृति आ जाए, संस्वीकृति आ जाए, प्ली ऑफ एलबी आ जाए 103 में, ये कैसे फैक्ट होंगे, इस पर्टिकुलर फैक्ट होंगे, और इसमें सबूत का भार किस पर होगा, जो न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय इस बात में क्या करे, विश्वास करे। अब बेरेक सही रहेगा, पहले बेरेक देखिए तब और उदाहरण हम बता रहे हैं। देखिए आपका किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है, माने डिमांड करता है कि वह उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी भी द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य नियम यही निकला कि किसी विशिष्ट तथ्य के बारे में आपका न्यायालय को विश्वास दिलाने का दायित्व उस व्यक्ति पर होता है जो व्यक्ति न्यायालय से ये डिमांड करता है कि न्यायालय इस विशिष्ट बात को क्या करे, स्वीकार। लेकिन अगर जब जब तक कि कानून स्पष्टतः उस विशिष्ट बात को साबित करने का दायित्व किसी अन्य पर नहीं डाल देता, तब तक किस पर होगा, जो न्यायालय से ये मांग करता है कि न्यायालय इस बात में क्या करे, विश्वास। इसके लिए आपका कौन कौन से विशिष्ट तथ्य हैं, इसके लिए 3-4 उदाहरण देखिएगा। आपका एडमिशन हो गया, कन्फेशन हो गया, सबसे उत्तम उदाहरण प्ली ऑफ एलबी हो गया,
उतावलापन हो गया, उपेक्षा हो गया इत्यादि। लेकिन दो तीन याद रखिए जो सख्त बने हैं क्वेश्चन, एक एडमिशन पर, एक कन्फेशन पर और तीसरा प्ली ऑफ एलबी पर। तीन क्वेश्चन बने अब तक। उदाहरण देखिए, जो मैं बताया था वही उदाहरण रहेगा। ख को चोरी के लिए ख को चोरी को क चोरी के लिए अभियोजित करता है। इसी उदाहरण में देखिए, ए बी के खिलाफ मुकदमा करता है कि बी ने क्या की, चोरी की। तो 101 पहले आ जाइए। 101 बताती हैं कि ए कम से कम शुरुआती दौर में इतना तो साक्ष्य दे कि बी ने चोरी की है। कम से कम ए का मुकदमा चलने क्या हो, लायक कि नालायक, लायक हो जाए। अब 103 आइए। ख को क चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि ख ने चोरी की स्वीकृति यानी कि गौ से की थी। यानी कि यहाँ स्वीकृति माने संस्वीकृति से मतलब है, यानी कि गौ से की थी। अर्थात ये चाहता है कि न्यायालय विश्वास करे कि बी ने अपना अपराध गौ से, गौ मतलब एक और जोड़ लिया जाए सी से, अपना अपराध क्या किया था, स्वीकार। तो बताइए, बी ने अपना अपराध सी से स्वीकार किया था, यह एक इस पर्टिकुलर फैक्ट है। तो कौन ये डिमांड कर रहा है कि न्यायालय विश्वास करे, ए। तो सबूत का भार किस पर होगा, यानी कि किसको साबित करना पड़ेगा कि बी ने अपना चोरी करने का अपराध सी से स्वीकार किया था, ए पर। क्योंकि कौन चाहता है कि न्यायालय इसमें विश्वास करे, ए। तो मान लीजिए माखन चोर है, वह ये चाहता है कोर्ट में कि हम वन में उस समय थे। तो सबूत का भार किस पर होगा, माखन चोर पर, क्योंकि आपका वही चाहता है। अगला देखिए आपका दूसरा दृष्टांत आपका प्ली ऑफ एलबी पर ही आधारित है, शुद्ध रूप से आधारित है। ख न्यायालय से चाहता है कि वह विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर, यानी कि 5 बजे आपका प्रश्नगत समय पर वह अन्यत्र था। यानी कि जो घटना 5 बजे प्रयागराज में हुई थी, वह प्रयागराज में न होकर उस समय और उस दिन बनारस में था। तो इस बात को साबित करने का भार ए पर होगा या आपका अन्य पर होगा, ए पर होगा। क्योंकि यही तो चाहता है कि न्यायालय ये विश्वास करे कि 5 बजे हम प्रयागराज में नहीं थे, बल्कि 5 बजे हम अन्यत्र थे, यानी कि कहाँ थे, बनारस में। तो ये बात कौन साबित करे, प्ली ऑफ एलबी, आपका जो डिमांड करता है। तो देखिए आपका प्ली ऑफ एलबी केवल अभियुक्त ही नहीं, तमाम उसमें बताया जाएगा, तमाम उसमें है। जैसे कि अगर पति कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि जिस समय संसर्ग हुआ होगा मैं उस स्थान से और उस समय बहुत दूर था, तो ये पति को ही साबित करना पड़ेगा। क्योंकि 103 के तहत वह न्यायालय से चाहते हैं कि न्यायालय इस बात में विश्वास करे कि मैं घटना स्थल से, यानी कि जिस समय संसर्ग हुआ होगा मैं बहुत क्या था, दूर। 103 भी समाप्त हो गई, 104 आ जाइए। जब भी 104 पढ़िएगा, पहले दो उदाहरण पूछा गया है, उसके बाद पहले उदाहरण से कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। जब भी 105 पढ़िएगा तो एक धारा 136 पढ़िएगा। दो पहले उदाहरण देखिए और दोनों सेम उदाहरण दिए गए हैं इसी में, लेकिन पहले दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और पूछा भी गया है समस्यात्मक प्रश्न 104 से। 104 हम डायरेक्ट बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट जो हमने पढ़ाया था, सबसे पहले फिर दस्तावेजी साक्ष्य पर एक बार रिवीजन करिए, क्योंकि बार बार रिवीजन जरूरी है। ये ला है आपका भूलता जाता है, बार बार रिवीजन आवश्यक रहता है। तो आइए धारा 61 हम फिर रिवीजन कराते हैं कि दस्तावेज की जो अंतर वस्तु है, यानी कि दस्तावेज के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसको कैसे प्रूफ किया जाएगा,
या तो प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक। प्राथमिक साक्ष्य, तो प्राथमिक साक्ष्य कहाँ परिभाषित है 62। द्वितीयक साक्ष्य कहाँ 63। सबसे पहले प्राथमिक साक्ष्य पेश करिए 64। और प्राथमिक न मिले तो कौन द्वितीय कौन सा 65। सूचना किस में 66। कम से कम इतना तो याद रखिए 65 ए की पूरक धारा कौन हो गई 66। कितनी दशाओं में सूचना नहीं देना है 6। कितनी दशाओं में। अब बताइए धारा 63 में कितने प्रकार के साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य माना गया 5। और धारा 65 में कितनी कंडीशन में आप द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हैं 7। अब तुरंत यही दिमाग में लगाना है कि अगर कोई व्यक्ति, अब एक उदाहरण बना लिया जाए ए बी पर, तब सही रहेगा भाई एकदम। ए बी चूंकि पढ़ चुके हैं तब समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए चाहता है कि बी के खिलाफ हम द्वितीयक साक्ष्य क्या कर दें पेश कर दें। और द्वितीयक साक्ष्य बी तभी पेश कर सकता है जब धारा 65 में जो 7 दशाएं हैं उनमें से कोई एक दशा वह क्या कर दे साबित। तो बताइए पहले द्वितीयक साक्ष्य आपका स्वीकार किया जाएगा कि पहले 7 दशाओं में से कोई एक दशा साबित करनी होगी। साबित करना होगा। कौन चाहता है कि हमारा द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार किया जाए ए। तो चूंकि द्वितीयक साक्ष्य स्वतंत्र नहीं है, ये दूसरे पर निर्भर है, एक अन्य बात पर निर्भर है। और वह बात यह है कि धारा 65 में आप 7 दशा में से एक दशा पहले क्या करिए साबित। तो बताइए पहले दशा साबित करनी पड़ेगी कि द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार होगा दशा। तो कौन सी धारा कहती है कि दशा साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो दूसरे साक्ष्य को ग्राह्य बनाना चाहता है। तो कौन द्वितीयक साक्ष्य पेश करना चाहता है ए। तो दशा साबित करने का भार किस पर होगा ए पर। पहले दशा साबित की जाएगी, उसके बाद उसका द्वितीयक साक्ष्य क्या होगा ग्राह्य। लेकिन न्यायालय इस कंडीशन को शिथिल कर सकता है। द्वितीयक साक्ष्य या सेकेंडरी एविडेंस स्वीकार कर सकता है पहले और कह सकता है कि दशा तुम क्या करना बाद में। तो किस धारा के तहत शिथिल कर सकता है 136 यानी कि 136। ठीक है। 136 में न्यायालय द्वारा साक्ष्य की ग्राह्यता पूछा गया है। तो न्यायालय चाहे तो पहले क्या स्वीकार कर लेगा द्वितीयक साक्ष्य और आपका दशा साबित करने के लिए कह सकता है बाद में करिएगा। लेकिन छूट नहीं दी जा सकती, बाद में ही सही आपको 7 दशा में से कोई एक दशा क्या करनी पड़ेगी, थोड़ा शिथिल कर देगा, छूट नहीं। दूसरा उदाहरण देखिए, मृत्युकालिक कथन 32वां आ जाइए। तो डीडी या डाइन डिक्लेरेशन में याद रखिए मृत्युकालिक कथन के लिए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य कहिए, अनिवार्य शर्त है कि जिस व्यक्ति का कथन है ये साबित किया जाए कि उसकी मृत्यु हो गई है। क्योंकि जब तक मृत्यु साबित नहीं की जाती मृत्युकालिक कथन स्वीकार होगा कि नहीं। तो बताइए मृत्युकालिक कथन किस पर निर्भर करता है मृत्यु पर। तो पहले क्या साबित करना पड़ेगा मृत्यु। मृत्यु किस पक्षकार को साबित करना पड़ेगा जो मृत्युकालिक कथन क्या करना चाहता है पेश। न्यायालय से मांग करता है कि स्वीकार किया जाए। तो फिर वही कहानी कि न्यायालय चाहे तो 136 के तहत इस नियम को शिथिल कर सकता है। पहले आपका कथन स्वीकार कर सकता है और कह सकता है कि मृत्यु क्या करना बाद में साबित करना, लेकिन छूट नहीं दी जा सकती पूरी तरह। अंत में बाद में ही सही ये साबित करना ही होगा कि जिस व्यक्ति का ये स्टेटमेंट है चाहे लिखित मौखिक आचरण द्वारा इशारों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट उस व्यक्ति की अब क्या हो गई है मृत्यु।
भाई बिना मृत्यु साबित किए हुए 32 अप्लाई नहीं होगी। तो अब बेरक देखिए आपका अब आसान हो जाएगा। 104 निकाल लीजिए। साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार किस पर होगा। अब एक फिर उदाहरण अटैक करिए। ये चाहता है कि न्यायालय मृत्युकालिक कथन को ये स्वीकार कर ले, लेकिन उसको ग्राह्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पहले ये साबित किया जाए कि जिसका कथन है उसकी क्या हो गई है, मृत्यु। तो ये साबित करने का भार किस पर होगा कि मृत्यु हो गई है। अब बेरक देखिए, उदाहरण पकड़े रहिएगा जो हमने दोनों बताए। ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, तो उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। तो इसका मतलब कि अगर मृत्युकालिक कथन आप देना चाहते हैं तो यह एक और बात पर निर्भर हो गया, किस पर, मृत्यु पर। तो मृत्यु साबित करने का भार किस पर होगा, तो जो मृत्युकालिक कथन को क्या करना चाहता है, देना चाहता है, ग्राह्य बनाना चाहता है। तो दो उदाहरण थे और दोनों तो बता ही दिए गए। पहला उदाहरण मृत्युकालिक कथन और दूसरा उदाहरण किस पर था, द्वितीयक साक्ष्य। कहिए तो फिर से बता जाए, वैसे मैं दोनों उदाहरण बता चुका हूँ, लेकिन पूछा जाता है अच्छे से याद रखिएगा। आपका मन धारा आपका मैं बता दूं, ये दृष्टांत भी याद रखिएगा। ये पहला दृष्टांत डीडी पर है और दूसरा दृष्टांत सेकेंडरी एविडेंस। दोनों को धाराओं से भी मैं जोड़कर बताया। अब 105 आ जाइए। 105 आप जब पढ़ेंगे तो इसका दायरा थोड़ा ज़्यादा है। फिर 105 पर आइए भाई आपका। देखिए, सामान्य नियम यह है क्रिमिनल मामलों में, आपराधिक मामलों में, कि अगर ये चाहता है कि हजूर बी ने चोरी की है, फिर एक बार देखिए इसको, अगर ये मांग करता है कि हजूर बी ने हत्या की है, अतः बी को हत्या के लिए आप दोषी ठहराइए, तो धारा 101 बताती है कि सबूत का भार ए पर होगा। कम से कम ए शुरुआती दौर में इतना साक्ष्य दे जिससे कि ये लगे कि बी ने ही हत्या की है, ये कम से कम। अब सब आपका आपराधिक मामलों में सबूत का जो भार होता है वह आपका प्रोसिक्यूशन या जो कंप्लेंट करता है उस पर होता है, यानी कि अभियोजन या परिवादी पर होता है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। अगर कोई अभियुक्त अपना बचाव लेना चाहता है तो कानून ये कहता है कि उस बचाव को साबित करने का भार अभियुक्त पर ही होगा। अब तीन चार पहले उदाहरण देखिए। मान लीजिए ए ने आपका बी के खिलाफ मुकदमा किया कि बी ने चोरी की है। बी इस बात का बचाव ले रहा है कि हजूर जिस दिन हमने चोरी किया था, हम मेरी एज 7 वर्ष से कम की थी, यानी कि आईपीसी की धारा 82 का कौन बचाव ले रहा है, बी। तो जब कोई अभियुक्त अपना मामला सामान्य अपवाद में लाना चाहे, विशिष्ट अपवाद में लाना चाहे, किसी परंतुक में लाना चाहे या कम अपराध वाले में लाना चाहे, दंड की कम मात्रा में लाना चाहे, तो ऐसी दशा में उस बारे में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वह किस पर होता है, अभियुक्त पर होता है, एक्यूज पर होता है। तो बताइए इसमें सबूत का भार किस पर होगा कि मैं 7 वर्ष से कम था जिस दिन मैं अपराध किया, बच्चे पर। दूसरा उदाहरण देखिए। ए पर बी की हत्या का आरोप लगा है। ए चाहता है कि न्यायालय विश्वास करे कि जिस समय और जिस तारीख को मैंने हत्या की थी मैं 84 वाला था
यानी कि अनसाउंड माइंड था। तो ये सबूत का भार जब बचाव ले रहा है तो किस पर होगा? अभियुक्त पर। अब इसके लिए थोड़ा एरिया ज़्यादा है। एरिया इसलिए ज़्यादा है कि एक तो आईपीसी की कुछ धाराएं आपको पढ़नी पड़ेंगी, और आईपीसी की जो धारा पढ़ना है वह धारा 6 पढ़ना है, 40 पढ़ना है, 41 और 42 इस लाइन से। इसके बाद आईपीसी की धारा 76 से लेकर 106 तक पढ़ना है। ये जनरल एक्सेप्शन माने एक्सेप्शन है, सामान्य अपवाद हैं। एक होता है आपका विशिष्ट अपवाद। तो इसके लिए हम आईपीसी की कौन सी धारा देखेंगे? 499 में कितने अपवाद हैं? 10। कितने अपवाद हैं? ये तो रटा होना चाहिए। इसके बाद जो आपका एविडेंस की धारा कौन सी देखी जाएगी? 105 पर। लेकिन डायरेक्ट एविडेंस न पढ़िएगा, 105 न पढ़िएगा डायरेक्ट। आइए आईपीसी में पहले उठाया जाए। आईपीसी की धारा 40 में अब तक सबसे अधिक बार संशोधन हुए हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन आईपीसी में, सबसे अधिक बार संशोधन किस सेक्शन में हुए हैं? तो 40 में हुए हैं। ऑफेंस को स्पष्ट किया गया है, अपराध को स्पष्ट किया गया है, लेकिन आज भी सटीक परिभाषा नहीं दी जा सकी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आपका देखिए लीगल तौर पे बने तो भाई आपका माने उत्तराखंड इत्यादि में अलग मारना है। अगर ये क्वेश्चन बने कि अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है, देखिए मॉडल मैं बता रहा हूँ। सीआरपीसी की धारा 2N, आईपीसी की धारा 40, इसके बाद आईपीसी की धारा 45, इनमें से कोई नहीं। 2 मिनट रुकिए। और तो ये जो क्वेश्चन आपका बना है, तो ऐसी कंडीशन में आप टेक्निकल पॉइंट पकड़ेंगे कि चूंकि सीआरपीसी के सेक्शन 2 में डिफिनीशन क्लाज हैं, और जबकि आईपीसी के सेक्शन 6 से लेकर 52A में जनरल एक्सप्लेशन है, साधारण स्पष्टीकरण। तो लीगल तौर पे परिभाषा कहाँ हो गई? सीआरपीसी। सीआरपीसी में अगर ऐसा मॉडल आए तब आपको मारना है। अब देखिए कहाँ गलती होती है आपका। तुरंत लोग देखिए, आपका एक बार शब्द जरूर पढ़िएगा, भरमा देता है कि अपराध को परिभाषित किया गया है सीआरपीसी की धारा 40, सीआरपीसी की धारा 41, सीआरपीसी की धारा 2N, इनमें से कोई नहीं। तो तुरंत आपका लोग गलती इसलिए करते हैं कि आईपीसी रटे रहते हैं 40 40 40, और ये नहीं देखते कि आईपीसी पूछा है कि सीआरपीसी। और जैसे ही धारा 40 देखे उसके बाद ऑप्शन आगे पढ़े नहीं, तुरंत क्या करते हैं, जबकि नीचे लिखा है उसके ये सीआरपीसी की धारा 40 है, आईपीसी नहीं। ऐसा क्वेश्चन 3 4 बार आ चुका है। हाँ, दोनों आए तो दोनों मारिए, एक चुनना हो तो सीआरपीसी, आईपीसी में आए तो धारा 40। लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन भी हमने बताया कि दोनों में से एक चुनना हो तो क्या मारेंगे? सीआरपीसी की धारा 2N। फिर बैक हो जाए आपका अपराध का मतलब क्या हुआ है? जेस में पूछा गया था जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो विशेष विधि के तहत अपराध हो, जो स्थानीय विधि के तहत अपराध हो, उपर्युक्त सभी। हाँ, उपर्युक्त। तो तुरंत विशेष विधि की परिभाषा किस में? 41। स्थानीय विधि की 42। अपराध की परिभाषा 40। तो ये जो अपराध की परिभाषा है, अब आप 76 से लेकर पहले 106 का थोड़ा भूमिका हल्का सा 2 मिनट देखिए। 76 से लेकर 106 तक में उन दशाओं का वर्णन किया गया है जहां कोई व्यक्ति अपराध तो करता है लेकिन उसके कार्य को कानून अपराध नहीं मानता, क्षमा कर देता है। अपराध होते हुए भी अपराध माना जाता है कि नहीं? नहीं। इसको 2 भागों में बांटा गया है, 76 से लेकर 95, 96 से लेकर 106,
76 से 95 में क्षम्य प्रतिरक्षाएं हैं। इसका बचाव का आधार है एक्टस रिया था लेकिन मेंस रिया नहीं था। आपराधिक कार्य व्यक्ति ने किया लेकिन आपराधिक आशय। तो कई लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि अपराध के तत्व। अरे भाई मैं तो लगातार बता रहा हूँ दो ही तत्व हैं लीगल तौर पे, एक एक्टस रिया और दूसरा क्या। तब भी कोई पूछने का मतलब नहीं, इतनी बार ये बताया गया है कि आपराधिक कार्य और आपराधिक आशय। अगर ये दो तत्व पूछे जैसे कि संविदा के तत्व क्या है तो दो, एक एग्रीमेंट और दूसरा वह विधि द्वारा क्या हो प्रवर्तन, यही तो है। तो फिर आपका देखिए यानी कि 76 से 95 में अभियुक्त के कार्य को क्षमा इसलिए कर दिया जाता है कि उस आपराधिक कार्य तो करता है लेकिन उसका इरादा नहीं होता। और 96 से अगर आ जाए तो ये ना मारिएगा, उसमें कार्यकारी नेबुल होना, जस्टिफाई होना, न्यायोचित होना, न्यायानुमोद्य होना। अर्थात 96 से लेकर 106 तक में दिखाया जाता है कि जिस कंडीशन में मैंने कार्य किया, अगर कोई आम आदमी रहता तो वही करता जो मैंने किया, अतः मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो जो ये 76 से लेकर 106 की बातें हैं ये सामान्य अपवाद हो गया। एक विशिष्ट अपवाद होता है जैसे 499 में 10 अपवाद, धारा 300 में 5 अपवाद। विशिष्ट अपवाद या तो अपराध की कटघरी कम करेंगे या पूरी तरह माफ भी करा देंगे। जैसे 499 में 10 अपवाद वो पूरी तरह माफ करेंगे और 300 में जो 5 अपवाद हैं वो मर्डर से थोड़ा क्या ला देंगे नीचे। तो अगर कोई अभियुक्त इन अपवादों का बचाव लेना चाहता है, चाहे सामान्य अपवाद चाहे विशिष्ट अपवाद या स्पेशल अपवाद, तो इस बात को कोर्ट में प्रूफ करने का दायित्व किस पर होगा? अभियुक्त पर। तो चूंकि अभियुक्त पर होगा अतः 105 केवल और केवल किस मामले में लागू होगी? आपराधिक। बिहार पूछा गया था कि आपका तो यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। तो बताइए कितने प्रकार के अपवाद होते हैं? दो। एक सामान्य कहाँ से कहाँ तक 76 से 106, एक स्पेसिफिक मैंने अलग अलग धाराओं में दिए रहते हैं। सामान्य अपवाद का बचाव सभी अपराधों में और स्पेसिफिक अपवाद का बचाव सभी में नहीं, जिसका वह क्या है अपवाद। तो बताइए 499 में जो 10 एक्सेप्शन है उसका वह जो 10 अपवाद हैं क्या सभी अपराधों में बचाव लेंगे कि केवल किस में? केवल मान